मैं रानी नगेंदर कहानी पेश कर रही हूँ शहरे खामोशा। हजारों साल पुरानी सभ्यता का मरकज मिस्र और मिस्र की राजधानी अलकायरा यानी कायरो। कायरो शहरों का शहर और इस शहर के अंदर कई शहर अल राफा यानी नेक्रोपोलिस, मृतकों का शहर, जो कभी मिस्री लोगों के लिए महज एक कब्रिस्तान था। 7वीं सदी का अम्र इब्न अल का बसाया ये शहर 12वीं सदी तक मीलों मील फैल गया और आज 21वीं सदी में लाखों लोगों की ये रिहाइशगाह है। दरअसल ये शहर बाद में बसा। पहले मुर्दा देहों संग हवा और धूप यहाँ बसी। धूप सुबह से शाम तक मुर्दों को खुशामदीद कहती और रात को हवा मकबरों के जलते दियों के साथ लुकन मीटी खेलती। यूँ तो इस शहर खामोशों का जुग्राफिया बड़ा मुख्तसर है। एक तरफ मुकत्तम हिल, दूसरी ओर सिटाडेल। इस शहर का समाया है दो बस्तियों के बीच फैला कब्रिस्तान और बस्तियों को मिलाती सैकड़ों पतली लंबी गलियां, हजारों घर, माइक्रो फ्लैट्स, अनगिनत गेट्स, मस्जिदें और लाखों लोग। सिटाडेल से देखो तो ये कब्रिस्तान कभी शहद के छत्ती की मानंद दिखता है तो कभी साफ शफाफ कपड़े पे लगी फफूंदी सा। पिछले कुछ सालों में कायरो शहर के लाखों लोग महंगे बाजारों, गाड़ियों, अटारियों, घनी बस्तियों, वहमो गुमा और मायूसी को नकार के यहाँ मृतक ममलूकों, बैरूकों, बरबसियों, सुल्तानों के साथ आकर रहने लगे हैं। ये सोचकर कि जब उन लोगों को मर के यहाँ रहने में कोई इतराज़ नहीं था तो उन जैसे हारी सारी आम लोगों को यहाँ जी लेने में क्या मुश्किल होगी। शायद शुरू शुरू में मृतकों के साथ रहना उन्हें इतना आसान ना लगा हो, पर बाद में बरसों पहले दफनाए हुए लोगों के पाप पुण्य सुख दुख से छंट कर आती खामोशी उन्हें भा गई हो। शहर खामोशा के बीचों बीच घनी बस्तियां, बस्तियों में फैले अहाते, अहातों में एक दूजे से जुड़े छज्जे, छज्जों पर बेशुमार रंग बिरंगे लटके कपड़े, हरे झंडे, ऊपर आसमां पे सैकड़ों बिजली व फोन की तारें, मकड़ी के जाले, नीचे बदसूरत कैफ़े, दुकानें, वीडियो स्टोर, ऑटो शॉप्स, टूटे ढहते मकबरे, मकबरों के साथ सटे छोटे छोटे घर, घर के दरवाज़ों से मिली दरवाज़ों की दरारें, दरारों से बाहर झांकते लोग, गलियों में कूड़े के ढेर और उन पर लौटते बच्चे, गधे, कुत्ते और आपस में मश्करी करती बिल्लियाँ और बकरियाँ। चबूतरों पर खाली समय ऊँगते, खांसते, हुक्का पीते, ताश और चौसर खेलते बड़े बूढ़े शिरकते नज़ारा हैं। जब से मिस्र इनकलाबी तंजोतुंद हवाओं की जद में आया है, कायरो में राजनीतिक उतार चढ़ाव, उथल पुथल का संकट बरपा है और यहाँ का नौजवान विद्रोही तबका मुस्लिम ब्रदरहुड और आर्मी दोनों का शिकार हुआ है। तब से इस बस्ती के बेकार आवारा नौजवान हथियारों से खिलौनों की तरह खेलते, सरकार, आर्मी या एक दूसरे गिरोह की दुश्मनियां का विरोध करते अपनी जवानी, दलेरी, उन्माद, उत्तेजना, तनाव का सबूत छोटी मोटी अगजनी मौके बेमौके की झड़पों या गोली चला के देते हैं। हालांकि 3000 साल पुरानी सभ्यता के इतिहास में पहली बार साफ शफाफ इलेक्शंस यानी चुनाव होने के बावजूद नई सरकार को उसके इस्लामिक एजेंडे, भड़काऊ उकसाऊ रवैये की वजह से 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने दिया गया। फौजी आए दिन इंसानी हकूक़ों के लिए आवाज़ उठाने वाले रिपोर्टरों, ऑनलाइन सरगर्म एक्टिविस्टों, फेसबुक के सरबराहों और यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों पर तशद्दुद करके उन्हें गिरफ्तार ही नहीं करते, मारते पीटते और उन्हें गायब कर देते हैं। अपनी हरकतों, हुज्जतों, हदबंदियों के बावजूद शहर का ये खित्ता यहाँ के आम मामूली लोगों की ज़रूरत बना हुआ है। यहाँ का अपना एक जादू, एक हसासियत, एक कशिश, सूक्ष्मता है। यहाँ ज़िंदगी की हल्की
धीमी लय की गूंज, तार पे बैठी चिड़ियों की हल्की हल्की चूं चूं, बाहर से ज्यादा अंदर के शोर की आवाज है। इस बस्ती के लोग यहाँ रह के खुश हैं। उन्हें चांस दिया भी जाए तो वो ये बस्ती छोड़ के न जाएंगे। उनका कहना है, मुश्ते खाक से स्पुर्दे खाक होने तक हम यहीं के हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। खैर, हमारी कहानी की शुरुआत इस कुक्कुर मुत्ते की तरह बिछी बस्ती के एक बाजार से सटे छोटे से घर आंगन जिसमें एक सफ़ेदे का पेड़ है, पेड़ के नीचे एक चारपाई और चारपाई पर बैठी हलीमा से शुरू होती है। घर के आसपास चारदीवारी के न होने की वजह से हलीमा यहीं बैठे बैठे गली के अंतिम छोर तक देख सकती है। हलीमा की नज़र बार बार घूम दौड़ कर गली के अंत तक जाती है, वहाँ से मायूस होकर वापस अपने तक लौट आती है। गर्मियों की इस दोपहर को उदास कर रहा है गली का सन्नाटा। कोई आदमी बाहर दिखाई नहीं देता। हलीमा खड़ी खड़ी पसीने से तर हो रही है। घर की तरफ रुख करती है तो साथ वाली हमसाई खिड़की से झांक कर उससे पूछती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अंदर की खींच को जाहिर ना करते हुए इतना ही कहती है। अब्बास नहीं आया? हलीमा बड़ी सफाई से झूठ बोलती है, पर पड़ोसन अगला वार करने से नहीं चूकती। नफीसा आ गई क्या? नहीं, आज उसे देर से आना है। और ये कहते हुए वो चारपाई पर बैठ जाती है और अपने आसपास नजर मारती है। आजू बाजू आगे पीछे हर तरफ सन्नाटा है, एक क्रूर सी चुप है। वो अपनी बेटी नफीसा के बारे सोचती है, अपने आप से बातें करती है कि नफीसा की दिनचर्या भी कितनी जिम्मेदारियों से बंधी हुई है। बित्ती सी बच्ची, बीए फाइनल का इम्तिहान देकर भी बेचारी को घर में आराम से बैठना नसीब नहीं हुआ। हर रोज सुबह से शाम तक ट्यूशन करने उसे बस्ती से बाहर जाना पड़ता है। माँ अंदर जाकर घड़ी देखती है, 5 बजने को है। इस वक्त तो नफीसा एक से दूसरी जगह पढ़ाने गई होगी। माँ को याद आता है कैसे नफीसा ने बाप और भाई को कभी जिद करके, कभी समझा बुझाकर इस ट्यूशन करने के लिए मनाया था। नफीसा निरी पूरी दबंग है। उसे आस पड़ोस की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। वो अक्सर माँ से कहती है कि यहाँ लड़की को बचपन से ही घर, परिवार, पति, बच्चों की देखभाल के लिए पाला पोसा जाता है, कंडीशन किया जाता है और बड़े होते ही चूल्हे चौंके से बांध दिया जाता है। औरत की दुनिया घर से शुरू होकर घर में ही खत्म हो जाती है। वो इस दायरे से कभी बाहर नहीं निकल पाती और उसकी आधी जिंदगी लोग क्या कहते हैं की तरफ ध्यान देते ही बीत जाती है। वो माँ को कहती है, अब तुम अपनी तरफ ही देखो। तुम्हारी सारी उम्र सामने वाले दरख्त, उस पर बैठी चिड़ियों, धूप और परिवार को देखते देखते ही निकल गई। और इस बस्ती में रहने वाले ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं, जिनको जो मिल गया वही उनके लिए जीवन का अर्थ हो गया। नफीसा माँ को समझाती है कि वो गर्दन ज़मीन में गाड़ कर चलने वालों में से नहीं, उसे सर उठा के चलना है। और हलीमा भी नफीसा को पूरा सहयोग देती है, उसका हौसला बढ़ाती है। क्यों जो वो कभी भी अपने अधिकारों के लिए घर वालों से लड़ नहीं पाई। उसका खाविंद अशूर काम पे चला जाता है, बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वो घर में अकेली रह जाती है। तमाम दिन उसके पास करने को कुछ नहीं होता। पर इस वक्त बेटी की ज़रा सी देरी और माँ की नकारात्मक सोच, फिक्र का जहर उसकी रग रग में दौड़ रहा है। उसे रह रह के पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है। कहीं नफीसा अकेली, असुरक्षित ना हो, कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई वारदात, बलात्कार। आदमी की जान कितनी सस्ती हो गई है, मर जाना आम सी घटना हो गई है। आतंकवाद, सामूहिक हत्याएं, वो ये सब सोच ही रही है और सोचते सोचते थक कर चारपाई पर बैठ जाती है। चेहरे से पसीना पोंछती वो फिर गली की ओर देखती है। जब भी उसे लगता है नफीसा खरामा खरामा चलती उसी की ओर आ रही है।